अभी देखो आपको प्रोसेस मैनेजमेंट में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सिस्टम में जो भी एक प्रोग्राम, जो भी कमांड आप रन करते हो ना, बैकएंड में उसका एक प्रोसेस आईडी जनरेट होता है, जो कि एक इंटीजर वैल्यू होता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते क्या है? ए प्रोसेस इज अ रनिंग इंस्टेंस ऑफ अ लॉन्च एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। अ प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ एन एड्रेस स्पेस ऑफ एलोकेटेड मेमोरी, ठीक है। होता क्या है कि उसको जब भी आपने एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो उसको एक कुछ अमाउंट ऑफ मेमोरी जो उसको रिक्वायर्ड है सिस्टम से असाइन होती है, ठीक है। अब हर एक प्रोसेस के क्या होते हैं? स्टेट्स होते हैं, ठीक है। प्रोसेस के स्टेट का क्या मीनिंग है कि वो प्रोसेस हमारा स्टॉप्ड होगा या तो, या फिर स्लीप मोड में होगा, या फिर जॉम्बी प्रोसेस होगा, ठीक है। तो जो प्रोसेस एक्टिव है उसको हम क्या बोलते हैं? रनिंग प्रोसेस बोलते हैं। स्लीप मोड में उसका मीनिंग है कि उसको क्या चाहिए? कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए। जैसे कि स्लीप मोड में प्रोसेस जब चला जाता है कि उसके पेरेंट से उसको क्या नहीं मिल रहा? कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। प्रोसेस भी हमारे दो टाइप के मेजरली आपके, एक तो चाइल्ड प्रोसेस और एक होता है हमारा पेरेंट। पेरेंट प्रोसेस क्या होता है हमारा? जो कि बाय डिफॉल्ट सिस्टम में किसी प्रोग्राम के रन टाइम पे ही उसको एक प्रोसेस आईडी मिलती है, जिसको आप पेरेंट प्रोसेस बोलते हो उस प्रोग्राम का, ठीक है। चाइल्ड क्या होता है? चाइल्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम, जब आपका प्रोग्राम रनिंग मोड में होता है तभी हमारे चाइल्ड बनाए जाते हैं उसके, ठीक है। चाइल्ड कैन बी, जैसे कि आपने बोला कि मैं एसएसएचडी, एक एसएसएच एक सर्विस है जो कि मशीन में रिमोट एक्सेस इनेबल करता है फॉर एसएसएच सर्विस, या फिर एंड यूजर्स के लिए, ठीक है। तो अब जो एंड यूजर्स उस लोकल सिस्टम पे बैठ के एसएसएच करेंगे तो उनका भी तो कुछ एक प्रोसेस मिलेगा उनको। इट कैन बी चाइल्ड प्रोसेस और इट कैन बी पेरेंट इटसेल्फ, ठीक है। तो चाइल्ड प्रोसेस कभी कभी वेट करते हैं या किसी प्रोग्राम के अप आने का वेट करते हैं, एंड ड्यूरिंग द टाइम, मतलब उस टाइम के लिए, टाइम पीरियड के लिए वो क्या हो जाते हैं? स्लीप मोड में चले जाते हैं, ठीक है। तो उनको स्लीपिंग प्रोसेस स्टेट बोलते हैं हम। स्टॉप्ड का मीनिंग होता है कोई प्रोसेस आपने स्टॉप कर दिया। स्टॉप को ही हम सस्पेंडेड भी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। या स्टॉप बोलो उसको, चाहे सस्पेंडेड बोलो, सेम चीज होता है। जॉम्बी प्रोसेस का मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि किसी ऐसे प्रोसेसेस जिनका पेरेंट प्रोसेस किल हो गया है लेकिन चाइल्ड मशीन में क्या है? इनएक्टिव स्टेट में पड़े हुए हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जॉम्बी प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। In multitasking operating system, each CPU can be working on one process at a single point in time. In RHL 7 and 8, parent process always started with system, ठीक है। तो सिस्टम का मीनिंग है या सिस्टम डी, ठीक है। जो हमारा पेरेंट प्रोसेस होता है, जो कि सबका, सब प्रोसेस के लिए पेरेंट प्रोसेस है हमारा सिस्टम डी। जो कि बूटिंग प्रोसेस टाइम पे सिस्टम का, जब आप बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो वहीं पे सबसे पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो कि RHL 7 और 8 में होता है सिस्टम डी, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोसेस, फोरग्राउंड प्रोसेस एंड बैकग्राउंड प्रोसेस। फोरग्राउंड किनको बोलते हैं? मैंने लिखा हुआ है ऑल्सो, ऑल्सो रेफर्ड टू एज इंटरेक्टिव प्रोसेस। मतलब ऐसे प्रोसेस जो कि आपने एक एडमिन ने खुद से स्टार्ट करे हैं, जिनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, इनको स्टॉप कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। स्लीप मोड में डाल सकते हो, उनको किल कर सकते हो, ऐसे प्रोसेसेस को। तो वो क्या होते हैं? हमारे इंटरेक्टिव प्रोसेसेस होते हैं। कोई प्रोग्राम आपने खुद से एग्जीक्यूट किया मशीन में, कोई डेमन या सर्विस आपने खुद से स्टार्ट करी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, मशीन से या प्रोसेस से आप इंटरेक्ट करवा रहे हो, इसलिए उनको इंटरेक्टिव प्रोसेस बोला जाता है। जो बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं, ऑल्सो रेफर्ड टू एज नॉन इंटरेक्टिव प्रोसेस। कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनसे आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, जिनको बोलते हैं सिस्टम रिलेटेड प्रोसेस, जिनका मशीन में अप एंड रन में होना बहुत जरूरी है सिस्टम को एक्टिव रखने के लिए, ठीक है। किसी प्रोसेस को एक्टिव रखने के लिए उनको उनको जो एक मोड असाइन किया जाता है ना, वो नॉन इंटरेक्टिव होता है हमारा, कि एडमिन उनसे नॉन इंटरेक्टिव रहेगा और मशीन में वो एक्टिव रहेंगे फिर भी, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बैकग्राउंड प्रोसेस।
तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस चेक करने के लिए अपने पास लिनक्स में पीएस कमांड होता है, पूरा प्रोसेस मैनेजमेंट देखने के लिए, ठीक है। आपने शेयरिंग बंद कर दी या मेरा चला गया ये? अच्छा आ गया। हाँ, अभी आपको दिख रहा होगा शेयरिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, प्रैक्टिकल इसका। सबसे सिंपल कमांड होता है हमारे पास पीएस कमांड, ठीक है। पीएस से पहले मैंने आपको एक कमांड पढ़ाया था, पीएस ट्री। हाँ सर, वो प्रोसेस देखने के लिए। हाँ, प्रोसेस का आपको देखना है ट्री स्ट्रक्चर, ट्री स्ट्रक्चर जो था। ठीक है। तो उसी कमांड से हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल एक कमांड होता है हमारे पास पीएस ट्री, ठीक है। तो पीएस ट्री में आपको ये भी बताएगा कि इसका पेरेंट कौन है और चाइल्ड कौन है, प्रोसेस एक्टिव है क्या है, सारा कुछ बता के आपको देगा, ठीक है। आपने बोला कि एक यूजर है यहाँ पे, ठीक है। तो यूजर देख लो, एक लिनक्स नाम का यूजर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। इसके प्रोसेस मेरे को चेक करने हैं कि मशीन में कौन कौन से प्रोसेस इसके एग्जीक्यूटेड है बाय यूजिंग पीएस ट्री कमांड, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, पीएस ट्री एंड यूजर का नेम। तो आपको बता देगा कि अभी मशीन में इसका कोई भी प्रोसेस एक्टिव नहीं है, ठीक है। अगर मैंने जैसे कि एक डुप्लीकेट सेशन लेता हूं मैं यहाँ पे, तो डुप्लीकेट सेशन में डेट, ये डुप्लीकेट सेशन भी दिख रहा है ना आपको? नहीं नहीं। डुप्लीकेट नहीं दिख रहा ना? अभी दिख रहा होगा? अब दिख रहा है। दोनों दिख रहे हैं ना? नहीं, एक ही दिख रहा है। एक ही दिख रहा है यार, इसमें टूल में मेरे को ये नहीं पता दोनों दो प्रोग्राम कैसे शेयर करते हैं। चलो देख लेंगे वो तो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी SSH कर ले रहा हूँ इस मशीन को, ये है ना, linux@, लोकल होस्ट। फिर से, ठीक है। तो मैंने वहां पे SSH करके छोड़ दिया है दूसरे वाले विंडो पे। फिर से मैं सेम कमांड चलाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि लिनक्स नाम के यूजर ने एक प्रोसेस या एक सर्विस यूज करी है सिस्टम की, कौन सी, SSHD, ठीक है। हम्म। अब आपको देखना क्या है कि सबसे पहले ये तो हो गया कि यूजर नेम से आपने उसका ट्री स्ट्रक्चर देखा प्रोसेसेस का। एक है कि प्रोसेस आईडी से आप कैसे देखोगे, बाय यूजिंग पीएस ट्री कमांड, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, पीएस कमांड चला के इसमें से ग्रैब करो क्या, SSHD कहाँ कहाँ पे रन हो रही है आपकी, ठीक है। तो आपको पता चला कि एक लिनक्स नाम का यूजर है, उसने एक प्रोग्राम रन किया है क्या, SSHD नाम का, ठीक है। तो उसकी प्रोसेस आईडी उसको क्या मिली है, 3804। तो हम क्या करेंगे, पीएस ट्री यहाँ लिख देंगे 3804। तो अभी भी आपको वो सेम आउटपुट देगा कि ये वाला प्रोग्राम अभी उस यूजर ने मशीन में एक्टिव किया हुआ है, ठीक है। हम्म। एक कमांड हमारी होती है pgrab। जैसे आपको सर्विस का नाम पता है और आपको ये पता करना है
कि उस सर्विस के रेस्पेक्ट में कितने प्रोसेस आईडी सिस्टम में जनरेट हो रखे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस आईडी सिस्टम में क्या है, जनरेट हो रखे हैं। जैसे कि आपने कहा कि इस वाली प्रोसेस का मेरे को पता करना है, तो क्या करो, पी ग्रैप, VM tool ST। तो आपको बता देगा कि दो प्रोसेस सिस्टम में इस वाली सर्विस के अगेंस्ट में चल रहे हैं। ठीक है, आपने बोला कि इस वाली प्रोसेस का बताओ मेरे को ट्री स्ट्रक्चर, तो क्या करोगे, PS ट्री एंड प्रोसेस आईडी। ठीक है, हम्म। अब देखो कहीं ना कहीं पे इस वाले प्रोसेस के लिए, सर्विस के लिए, ये क्या हो जाएगा, हमारा चाइल्ड का Child। काम करेगा। हम्म। ठीक है, अब आपको जैसे मैंने बोला कि सबसे पहली जो आपकी किसी सर्विस की पीआईडी आपको देखनी है, तो डायरेक्ट कमांड भी होता है हमारे पास। ठीक है, पीआईडी ऑफ, आपने बोला कि सिस्टम डी नाम का प्रोसेस जो है वो मशीन में बूटिंग टाइम पे ही इनेबल हो जाता है, तो उसकी प्रोसेस आईडी मेरे को चेक करनी है आफ्टर लॉग इन टू द सिस्टम। ठीक है, तो बता रहा है कि सबसे पहली जो प्रोसेस मिलती है, यानी कि सिस्टम डी की जो प्रोसेस आईडी होती है, वो होती है हमारी क्या, 1। यही चीज आप अगर RHL 5 और 6 में देखोगे तो वहां पे होता है इनिट डी। ठीक है, एक प्रोग्राम होता था हमारा क्या, इनिट डी, वो RHL 5 और 6 में अभी भी है वो। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम 6 पे काम करोगे तो वहां पे PID ऑफ इनिट डी आप कमांड चलाओगे। ठीक है, जैसे आपने बोला कि अभी मैं PS-AUX कमांड चला रहा हूं ना, तो ये मेरे को सिस्टम में जितने भी प्रोसेसेस हैं, चाहे वो एक्टिव हैं चाहे इनएक्टिव हैं, चाहे आपके रनिंग में हैं स्टॉप्ड हैं, सारा कुछ मेरे को आउटपुट दे रहा है वो। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं कि मेरे पास एक यूजर है, किस नाम का, लिनक्स नाम का यूजर है, उनके प्रोसेस दिखाओ मेरे को बस। तो -U जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे डिफाइन कर रहा है किसको, ओनली यूजर स्पेसिफिक आपको प्रोसेस देखने हैं तो। ठीक है, अगर इसमें आपने F ऑप्शन लगा दिया तो वो आपको कमांड भी बताएगा कि आप उसने मशीन में कौन सी कमांड फायर कर रखी है। जैसे मैं एक टर्मिनल से जाके अभी क्या कर रहा हूँ, पिंग कमांड लगा के छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, पिंग कर रहा हूँ मैं 127.0.0.1, तो आप भी करना, एक टर्मिनल ओपन करके लूप बैक से पिंग लगा के छोड़ देना। ठीक है, और सेम कमांड फिर से आप फायर करना। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि यहाँ पे सिस्टम में एक कमांड और इसने फायर कर रखी है, क्या, पिंग 127.0.0.1। ठीक है, आपने बोला कि क्या हम आईडी के थ्रू देख सकते हैं, मैंने कहा सिस्टम की यूजर की आईडी है मेरे पास, यूजर आईडी, तो उसके थ्रू हम देख सकते हैं। यस, उसके लिए कैपिटल यू की जगह आपका स्मॉल लेटर में यू आएगा, और फिर यूजर की यूजर आईडी आपको बता रहा है कि वहां पे एक 389, देखो प्रोसेस आईडी सेम रहेंगी यहाँ पे। अगर PID देखोगे आप तो वो सेम है। ठीक है, ओनली आपको, क्योंकि UUID से देख रहे हो आप, यूजर आईडी से देख रहे हो ये चीज। ठीक है, सेम इसमें आप F ऑप्शन भी लगा सकते हो, आपको कमांड पता चल जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल जो यू है वो बताएगा यूजर आईडी, और स्मॉल यू अगर आपने लगाया, यूजर नेम से कैपिटल यू चलेगा, और यूजर आईडी से आपका स्मॉल लेटर में। ठीक है, एक कमांड आपकी ये होती है, जैसे आपने बोला PS-FP, देखो यहाँ पे एक चीज अलग आ रही थी, आपने ध्यान नहीं दिया, इसकी PPID आ रहा था। F कमांड लगा रहे हो ना, तो PPID का मीनिंग है यहाँ पे पेरेंट प्रोसेस आईडी, ये चाइल्ड है और ये क्या है इसका, पेरेंट। ठीक है, ये समझ आ गया कि F
मतलब आप एक उससे भी प्रोसेस आईडी से भी पता करना चाहते हो कि मशीन में इसका कौन सा प्रोग्राम रन हो रहा है बैकएंड में। अब कॉमा लगा के आप जितने यहाँ पे लगाते जाओगे तो उसका आउटपुट आपका आता जाएगा। जैसे आपने बोला कि मेरे को 3 का एक बार में ही देखना है, तो कॉमा लगाओ यहाँ प्रोसेस आईडी में और आपको पता चल जाएगा कि किस यूजर ने मशीन में क्या क्या एग्जीक्यूट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे पी का मीनिंग है पेरेंट प्रोसेस आईडी भी दिखाओ उसकी मेरे को। ठीक है, एक चाइल्ड प्रोग्राम चल रहा है उसका क्या दिखाओ, पेरेंट प्रोसेस आईडी। ठीक है, या फिर आप देखो एक तरीके से इससे ऐसे भी देख सकते हो, जैसे आपने बोला कि मशीन में लिनक्स नाम का जो यूजर है उसकी मेरे को टोटल प्रोसेस बताओ कि कितने प्रोसेस क्या क्या मशीन में वो परफॉर्म कर रहा है। तो हमारे पास कमांड है PS-F कैपिटल यू और लिनक्स यूजर का नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम टर्मिनल से भी प्रोसेस चेक कर सकते हैं। आपने बोला कि ये PTS/4 जो है हमारा, ये टर्मिनल की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो टर्मिनल में आपने ये देखना है कि इस वाले टर्मिनल से कितने प्रोसेस मशीन में एग्जीक्यूटेड है। तो आप क्या करोगे, PS-T और टर्मिनल का नाम। तो बता रहा है कि एक तो बैश चल रहा है और बैकएंड में क्या है, उससे पिंग कमांड एग्जीक्यूटेड है। ये क्लियर समझ आ गया ना। देखो यहाँ पे भी दिख रहा है हमें, एक तो बैश और पिंग कमांड। ठीक है, या फिर एक बार PS-AUX करके ये चलाओ और टर्मिनल की इंफॉर्मेशन लगाओ। जैसे ये वाला एक टर्मिनल है, ठीक है, तो इससे आपको पूरा देखना है कि कौन कौन से प्रोसेसेस इस टर्मिनल से एग्जीक्यूटेड है। तो बता रहा है कि PTS/0 से ओनली बैश। ठीक है, क्यों दिखा रहा है ये आपको, क्योंकि हमने ग्राफिकल में, स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा ना आपको, नहीं एक ही दिख रही है। एक ही दिख रही है ना। मैंने क्या किया है, अभी वर्चुअल बॉक्स वाले स्क्रीन पे मैं आ गया हूँ, तो वहां पे मेरा टर्मिनल ओपन है ना, इसलिए मेरे को वो बैश दिख रहा है वहां पे। हम्म, ठीक है, फिर से मैंने क्या किया, तो देखो अभी मैंने कमांड चलाया तो एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया है, अपने VMware के टर्मिनल को जाके बंद कर दिया। तो वो बोल रहा है कि अभी मेरे को TTY ऐसा कोई यहाँ पे सिस्टम में मिला नहीं है। एरर भी दिया है, TTY कुड नॉट बी फाउंड। ठीक है, तो आप क्या करना, VMware में एक टर्मिनल ओपन करके वर्चुअल मशीन में उसको फिर बंद कर देना, फिर ये कमांड चलाना फिर से, तो आपको यही एरर देगा कि वो टर्मिनल उसको फाउंड, या फिर PS कमांड में ही दिख जाएगा आपको। यहाँ पे कोई टर्मिनल आपको नहीं मिलेगा, PTS-0 के नाम से नहीं मिलेगा, 1 आ रहा है आपका। अगर स्क्रॉल अब भी करोगे तो वहां पे भी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसे PS-AUX कमांड अगर आप चला रहे हो ना, तो इसका अगर आपने हेडर देखना है तो हेड कमांड के थ्रू आपने बोला कि मेरे को ये वाली जो फील्ड है ना वो काम के नहीं है। आपको क्या चाहिए, एक तो कमांड चाहिए और मेमोरी यूटिलाइजेशन चाहिए उसका कितना है, और CPU यूटिलाइजेशन और PID की वैल्यू और यूजर नेम, ये वाले ही फील्ड चाहिए। इसमें भी आपको क्या करना है, पर्टिकुलर रो एंड कॉलम की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। तो PS-EO ऑप्शन होता है हमारा एडिट के लिए आउटपुट में। ठीक है, क्या करना है आपको, एक तो PID चाहिए यहाँ से, एक चाहिए आपको CPU वाला कॉलम चाहिए, एंड एक चाहिए आपको PPID भी चाहिए, पेरेंट प्रोसेस आईडी भी चाहिए। ठीक है, और मेमोरी यूटिलाइजेशन भी ले लेते हैं। ठीक है, अगेन इसमें क्या लगा दो, हेड, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा आएगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो PID आया, CPU यूटिलाइजेशन आया, PPID आया और मेमोरी यूटिलाइजेशन। बाय डिफॉल्ट जो प्रोसेस सबसे ज्यादा मेमोरी का यूटिलाइजेशन कर रहा होता है वो हमेशा कहाँ पे होता है, टॉप पे। और आप देख भी सकते हो कि सबसे पहला प्रोसेस जो प्रोग्राम या सिस्टम में चल रहा है वो है आपका क्या, सिस्टम डी। ठीक है,
जैसे -c हमारा वही काम करता है, जैसे आपको ओनली क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन PID चाहिए किसी एक पर्टिकुलर डेमन का, ठीक है। तो जैसे डेमन का मीनिंग मेरा का कहने का यहाँ पे ये था, जैसे कि एक हमने अभी PS ट्री में एक हमने वो देखा था ना इंफॉर्मेशन से, आपने बोला कि इस प्रोग्राम की प्रोसेस ID बताओ ओनली, ठीक है। जो काम आप फिल्टर करके कर रहे हो ना, वो -c ऑप्शन भी कर देता है हमारा। तो आपको चार चीजें वो बताएगा, एक तो PID, किस टर्मिनल से प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड है, टाइम मतलब, ठीक है, एंड क्या कमांड आपकी चल रही है, ठीक है। यानी कि एक सर्विस के अगेंस्ट में आपको क्या देखना है, कमांड भी देखनी है कि कौन सी कमांड इस प्रोसेस के बिहाफ पे मशीन में एग्जीक्यूटेड है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका कि प्रोसेस को चेक करना PID से, यूजर ID से, यूजर के नेम से, सर्विस के नेम से, वो सारी चीजें आपको आगे चेक करना, ठीक है। और क्या क्या परफॉर्म हो रहा है किस टर्मिनल से, वो भी पता चल गया, ठीक है। अब आता है कि प्रोसेस को किल कैसे करोगे, स्टॉप कैसे करोगे, वो सारी चीजें, ठीक है। अगेन मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपना डॉक्यूमेंट। तो देखो हमने यही प्रैक्टिकल अभी तक किए हैं सारे, ठीक है, जो जो मैंने आपको नोट शेयर करूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास किल कमांड, ठीक है। तो किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट, रीस्टार्ट, स्टॉप, कंटिन्यू करना, स्टॉप प्रोसेस को, तो वो सारे काम होते हैं किल कमांड से। यहाँ पे मैंने यही लिखा है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स विद कमांड टू टर्मिनेट अ प्रोसेस, किल कमांड होती है उसमें। द कमांड मेक्स इट पॉसिबल टू कंटिन्यू रनिंग द सर्वर विदाउट द नीड टू रिबूट अ मेजर चेंज या अपडेट, ठीक है। तो किल कमांड ये कहता है कि आपने बोला कि किसी डेमन या सर्विस में कोई मेजर चेंज हुआ है, तो उसको आपको क्या करना है, सिस्टम को बिना रिबूट करे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीका है किल कमांड में कि आप चाहें तो किसी भी सर्विस या कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज हुआ है तो विदाउट रीस्टार्टिंग द सिस्टम आप उसको क्या कर सकते हो, उसकी प्रोसेस को क्या कर सकते हो, एक तरीके से रिक्रिएट द कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि चेंजेस को आप दोबारा से क्या कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो या रीस्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो किल कमांड में क्या होता है, हमारे पास दो तरीके हैं किल कमांड को यूज करने के, या तो सिग्नल का वैल्यू देके, ठीक है, सिग्नल का न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे आपका सिंबॉलिक, और वो आपने पढ़ा था ना परमिशन में, कि या तो आप ये लिख दो किल कमांड में क्या, SIGHUP, सिग्नल हब, सिग्नल किल, सिग्नल टर्मिनेट, या तो आप ये लिख दो, या फिर क्या लिख दो, 1915 लिख दो उसमें ऑप्शन में, ठीक है। या फिर इनका मीनिंग क्या है आपका, अगर आपने 1 लिखा तो इसका मीनिंग हैंग अप, 9 लिखा तो किल सिग्नल, 15 लिखा तो टर्मिनेट। सिग्नल का मीनिंग क्या होता है, सिग्नल इज अ वैल्यू विच इज यूज टू किल एनी प्रोसेस, सिग्नल कैन बी पास बाय यूजिंग नेम और नंबर्स, ठीक है। अगर आपने सिग्नल हब दिया, यानी कि SIGHUP लिखा और न्यूमेरिक या तो 1 लिखो या फिर ये लिखो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। इसका मीनिंग क्या है, hang up detected on controlling terminal और death of controlling process। सिग्नल इंट का मीनिंग क्या होता है, इंटरप्ट फ्रॉम कीबोर्ड, जैसे आपने कंट्रोल C कर दिया, एक तरीके से सेम चीज ये होती है। सिग्नल लाइन का मीनिंग क्या है यहाँ पे, किल सिग्नल, किल रनिंग प्रोसेस, ठीक है। स्टॉप का मीनिंग क्या होता है, 19, स्टॉप प्रोसेस। और सिग्नल काउंट का मीनिंग क्या है हमारा, कंटिन्यू प्रोसेस इफ स्टॉप्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखो, ये जो होते हैं ना 9 और 15 ऑलमोस्ट आपके सेम होते हैं, ठीक है। तो हम लेकिन जो यूज करते हैं ना, वो मैंने आपको बताया कौन सा, 9। 9 का मीनिंग होता है फोर्सफुली किल करना,
जैसे कोई प्रोसेस आपको लग रहा है कि 15 जो 15 क्या कर रहा है हमारा, टर्मिनेट करता है प्रोसेस को। तो कभी कभी कोई कोई प्रोसेस ऐसा होता है हमारा कि वो मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है स्मूथली। अगर उसको हम कर रहे हैं ना कोल्ड, उसको कोल्ड एक तरीके से बोल लो कि सॉफ्टली आप उसको टर्मिनेट कर रहे हो, तो वो हो नहीं रहा है। जैसे RM-RF ऑप्शन जो करता है ना, एफ का मीनिंग फोर्सफुली होता है किसी फाइल या डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो सेम यहाँ पे क्या है हमारा, 9 और 15 में इतना सा डिफरेंस है कि 15 हमारा टर्मिनेट करता है, 9 आपका फोर्सफुली किल करता है उसको, कि उसके पेरेंट चाइल्ड वगैरह सब कुछ मशीन से क्या हो जाएंगे, उस पेरेंट प्रोसेस आईडी से ही रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं इसका। अच्छा सर, एक इसमें स्टॉप है, स्टॉप और हाँ, किल में क्या डिफरेंस हुआ सर? स्टॉप और किल में किल तो उसकी बिल्कुल पीआईडी ही किल कर देगा, मतलब उस प्रोग्राम को मशीन से किल ही कर देगा कि उसकी कोई पीआईडी नहीं रह जाएगी सिस्टम में। स्टॉप का मीनिंग है कि उस पीआईडी को आपने स्टॉप कर दिया प्रोग्राम को। जैसे टास्क मैनेजर नहीं होता है विंडो में, ओके। सेम चीज आपका ये काम करता है ना। स्टॉप मतलब एक सर्विस को स्टॉप कर दिया आपने। अभी स्क्रीन दिख रही है ना मेरी, हम्म। दोनों दोनों टर्मिनल दिख रहे हैं। एक में तो आपका पिंग वाला एक ही दिख रहा है, पिंग वाला। पिंग वाला दिख रहा है ना, एक मिनट रुक जाना। नहीं, दोनों दिख रहा है। दोनों दिख रहे हैं ना, हम्म। पीछे का भी दिख रहा है। हाँ, दूसरा रूट वाला भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा ठीक है चलो, अब सही है। तो मान लो दोनों दिख रहे हैं तो। है। अब पिंग वाला हटा दिया शायद आपने। हाँ, पिंग वाला हटा दिया है मैंने। ठीक है, तो पुरुषोत्तम जी, स्टॉप का मीनिंग होता है कि हमने किसी प्रोसेस को क्या कर दिया है, बस स्टॉप कर दिया है। तो उसका प्रोसेस आईडी सिस्टम में कहीं ना कहीं अभी भी है, लेकिन वो स्टॉप्ड है। तो उसको अगेन हम जरूरत पड़ने पे क्या कर सकते हैं, प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके ओके ओके। ठीक है। लेट्स सपोज मेरी मशीन है, अगर उसमें हाँ। मुझे लगा कि जैसे कुछ प्रॉब्लम आ गया, हैंग हो गया सेशन, तो मुझे हम्म। क्या करना है? उसको स्टॉप, मुझे स्टॉप के लिए जाना चाहिए या किल के लिए जाना चाहिए उसको? डिपेंड्स करता है आपका कि आप किल, तो देखो बहुत मेक श्योर हो आपकी इस प्रोग्राम को मैं किल कर दूंगा तो सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, अच्छा। तो ही हम किल करते हैं। किल हम पता है कब करते हैं, जैसे आपने बोला -u कमांड चलाया आपने। ठीक है, तो आपने बोला कि सिस्टम में लिनक्स नाम का जो यूजर है ना, उसके बहुत सारे सेशन बने हुए हैं। तो ये वाला फील्ड जो है ये क्या होता है, इसका प्रोसेस आईडी का होता है। देखो, आपने एक कमांड चलाया था अभी, FU और लिनक्स। अभी मैं समझाता हूँ यहाँ पे। इन सब का पेरेंट क्या आ रहा है, 380। ठीक है। तो यानी कि आप इस प्रोसेस को किल करो तो ये वाला सेशन अपने आप से क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। किल हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि इसके पेरेंट आईडी को, क्योंकि हम पता है करते क्या है, जैसे आपके पास जब कॉल आएगा ना कोई ऑपरेशन वाली टीम से, तो वो लोग कहते हैं कि हम सिस्टम में कोई भी कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, सिस्टम में लॉग इन किया लेकिन जो एक लॉग ऑफ करने का तरीका होता है ना, वो उन्होंने फॉलो नहीं किया। यहाँ से टर्मिनल को डायरेक्टली क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो इस केस में क्या होता है, यूजर ना प्रॉपरली मशीन से लॉग आउट नहीं होता है, उसका बैक एंड में एक जो प्रोसेस है ना वो सस्पेंडेड स्टेटस में चला जाता है। तो उसके आने वाले कनेक्शन जो है ना वो उस उन कनेक्शंस की वजह से बन नहीं पाते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, -u कमांड से ये देखते हैं कि लिनक्स नाम के यूजर ने मशीन में कितने सेशन बनाए हुए हैं। करते क्या है उसका, यहाँ से उसका प्रोसेस आईडी पिक करके, जो ये प्रोसेस आईडी है इसको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं हम, ऐसे करके। ओके। किल -9 का मीनिंग है फोर्सफुली, जितने भी इसके पेरेंट चाइल्ड जो भी चल रहे हैं सबको क्या कर दो, किल कर दो सिस्टम से। तो अपने आप से जिसके इसके लिनक्स नाम के यूजर के जितने भी सेशंस बने होते हैं मशीन में सब किल हो जाते हैं। ठीक है, आपको ये देखना है, एक कमांड होती है हमारे पास kill-l। ये आपको बताता है कि मशीन में कितने सारे आपके सिग्नल अवेलेबल हैं। ठीक है, और उनका न्यूमेरिक कोड क्या है और
सिंबॉलिक क्या है आपका, ठीक है। तो न्यूमेरिक आपका क्या है, जैसे 1 आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या होता है, हब। और आपका 9 जो होता है, 9 का है इसमें, किल के लिए होता है। 15 आपका किसके लिए होता है, टर्मिनल के लिए होता है। 19 और होगा एक स्टॉप के लिए, ठीक है। तो कुछ काम के हैं जिनका आप यूज करते हो फ्रिक्वेंटली, और सबका इतना यूज नहीं होता, ठीक है। तो जो काम के हैं वो उनका यूज केसेस मैं बता रहा हूं अभी आपको। अभी दूसरे टर्मिनल से हम करते क्या है, यहाँ पे अगेन एक पिंग लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम, यहाँ से पिंग लगा के छोड़ देते हैं, पिंग 127.0.0.1। दोनों टर्मिनल दिख रहे हैं ना आपको, हाँ ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं पीआईडी ऑफ, जैसे आपने वहां से पिंग लगा के छोड़ा, और पीआईडी ऑफ पिंग, तो बता रहा है कि आपका एक जो पिंग प्रोग्राम चल रहा है उसको एक पीआईडी मिला है क्या, 4185, ठीक है। आपने क्या बोला, इसको प्रोसेस को क्या कर दो, किल कर दो, किल -15 और प्रोसेस आईडी। तो यहाँ पे ये वाला प्रोसेस अपने आप से क्या हो गया है, टर्मिनेट, क्योंकि 15 का मीनिंग क्या होता है, टर्मिनेटेड, ठीक है। तो उसने एक सिग्नल अपने आप से आपको पास किया कि ये प्रोसेस आपने क्या किया है, टर्मिनल। 15 सिग्नल के थ्रू क्या किया है, टर्मिनेट किया है मशीन से। तो अभी आप फिर से चेक करोगे पीआईडी, तो कोई भी पीआईडी मशीन में पिंग नाम की नहीं है, ठीक है। तो -9 और -15 में क्या डिफरेंस है, मतलब कहाँ पे हम -15 यूज करेंगे? देखो 15 का मीनिंग है कि एक सॉफ्ट रिबूट जो होता है ना मशीन का, जी। कि अगर आपने 15 किया ना, तो कभी कभी ये होता है कि पेरेंट प्रोसेस के नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस जो चल रहे होते हैं मशीन में, ठीक है। तो जी। कोई कोई चाइल्ड चाइल्ड प्रोसेस ऐसा होता है कि उस टाइम पे मशीन में एक एक्टिव प्रोग्राम है वो, तो आपने 15 के थ्रू उस प्रोसेस को किल किया ना, तो वो आपको किल नहीं करने देगा, क्योंकि वो प्रोसेस क्या है, अभी एक्टिव हो रखा है, अच्छा। ठीक है। तो उस केस में हम करते क्या है, हमेशा 9 जो सिग्नल होता है वो यूज करते हैं कि हम पेरेंट चाइल्ड, भले ही कोई भी प्रोग्राम मशीन में एग्जीक्यूटेड हो रहा है, डजेंट मैटर, उसको क्या कर दो, पूरे सिस्टम से किल कर दो उस प्रोग्राम को, ठीक ओके। है। ठीक तो है। वैसे रिकमेंडेड होता है कि 15 ही यूज करो। 9 हम जब लगाते हैं जब हमें खूब पता है कि इस वाले प्रोग्राम का मशीन में कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, ओके। ठीक है। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ना, जाके फायरफॉक्स ओपन कर रहा हूँ अभी अपनी वर्चुअल मशीन में। मैंने फायरफॉक्स ओपन किया, ठीक है, ये चल रहा है मेरा। अभी मैं क्या चेक करता हूँ, पीआईडी ऑफ फायरफॉक्स, क्या मिला उसको, एक पीआईडी मिला प्रोग्राम को, हम्म। ठीक है। आपने बोला कि मेरे को क्या करना है, फिर एक तो तरीका है कि किल -9 करो और फायरफॉक्स लिख दो यहाँ पे, या फिर प्रोसेस आईडी लिख दो, सॉरी प्रोसेस आईडी लिखनी पड़ेगी, नेम से नहीं होगा ये, ठीक है। आपने बोला कि मेरे को नेम से किल करना है, तो हमारे पास क्या होती है, पी किल कमांड होती है एक, ठीक है। पी किल का काम क्या हो गया कि आप यहाँ पे नेम भी दे सकते हो। आपने बोला कि मेरे को प्रोग्राम का नाम पता है, तो उससे मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी पीआईडी को भी क्या कर सकता हूँ, किल कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी आप वर्चुअल बॉक्स में जाओगे, वर्चुअल बॉक्स दिख रहा है आपको, अभी नहीं दिख रहा। अभी नहीं दिख रहा ना यार, ये हो क्या रहा है। चलो कोई नहीं, आप देख लेना करके जहां से हमने वो ओपन किया था ना, मतलब बंद हो जाएगा वो, बंद हो गया होगा ना इसलिए। बस, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। एक तरीका ये होता है, जैसे कि आपने एक और डुप्लीकेट सेशन अगर ओपन किया है यहाँ पे,
टर्मिनल पे ही, और दोनों टर्मिनल से आपने क्या किया, जो दो डुप्लीकेट सेशन आपके चल रहे हैं, दोनों दिख रहे हैं आपको, पिंग 127.0.0.1 करो एक बार, एक बार यहाँ पे कर दो 127.0.0.1। ठीक है, अभी क्या करो आप, यहाँ पे जाके चेक करो पीआईडी ऑफ पिंग। ठीक है, तो कितने प्रोसेस चल रहे हैं अभी पिंग के यहाँ पे, दो। तो एक तरीका तो ये है कि किल -9 करके आप यहाँ पे एक एक करके प्रोसेस आईडी देते जाओ, स्पेस देके ये। ठीक है, एक तरीका है आपके पास, किल ऑल कमांड होती है आपके पास, किल ऑल, और अपने सर्विस का नाम, कौन सी सर्विस को आप किल करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो करेगा क्या, मशीन में जितने भी आपके प्रोसेस चल रहे थे अभी, देखो यहाँ पे क्या किया उसने, टर्मिनेटेड, और यहाँ पे भी टर्मिनेटेड। ठीक है, तो पीआईडी ऑफ फिर से चेक करोगे आप पिंग की, तो आपको कोई मशीन में नहीं मिलेगी। देखो इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट में है कुछ नहीं, बस कमांड आपकी एक है, पीएस, जो कि प्रोसेस चेक करने के लिए। किल कमांड होती है हमारी, प्रोसेस को, कौन से प्रोसेस को किल करना है, कौन से को स्टॉप करना है, कौन से को स्टार्ट करना है, वो उसके लिए आपको किल कमांड यूज करनी पड़ेगी। और किल कमांड ये कहता है कि मेरे को सिग्नल चाहिए, आप उस प्रोसेस के अगेंस्ट में करना क्या चाहते हो। ठीक है, एक तरीका आपने देखा होगा, जैसे आपने बोला कि पी किल में ना एक ऑप्शन होता है स्विच हाइफन लिनक्स, आपने किया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपने पिंग लगा के छोड़ दिया कि पिंग 127.0.0.1। ठीक है, सेम आपने दूसरे टर्मिनल पे क्या किया, लिनक्स से स्विच किया, और यहाँ पे भी आपने पिंग लगा के छोड़ दिया। ठीक है, करोगे क्या आप अभी, यहाँ पे चेक करोगे पीएस कमांड से, कैपिटल यू से, कि लिनक्स यूजर के मशीन में कितने प्रोसेस चल रहे हैं। तो आपको बता रहा है कि लिनक्स के जो आपका यूजर है उसके मशीन में इतने सारे प्रोसेसेस मशीन में चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी एक तरीका है कि आप चाहो तो पी किल कमांड के थ्रू ही, -u ऑप्शन होता है यहाँ पे, कि मशीन में लिनक्स नाम के जितने भी यूजर हैं उनके प्रोसेस को क्या कर दो, किल कर दो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जितने भी प्रोसेसेस चल रहे थे, देखो ये सब क्या हो गए, टर्मिनेट, और ये क्या हो गया यहाँ पे भी अपने आप से। इससे तो लिनक्स यूजर के हो गए ना, लिनक्स यूजर के। हाँ, तो लिनक्स यूजर के ही करने होते हैं, और कौन से यूजर होंगे। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक सिग्नल होता है नो हब। जैसे आपने बोला कि यार एक, मैं चाहता हूं कि मेरे मशीन में कोई आईपी है 127.0.0.1, आपको क्या करना है, इसका कॉन्टिन्यूअस पिंग चेक करना है। जैसे अभी आप पिंग कमांड चलाते हो ना, बीच में आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी वगैरह चली गई, तो आप क्या करते हो, सेशन से लॉग आउट कर जाते हो इस पुट्टी से, आपने कंपनीज में भी देखा होगा ये। तो कोई ऐसा प्रोग्राम, जैसे कि आपने बोला कि मैं एक नोड को अपग्रेड कर रहा हूं, तो वो अपग्रेड की जो कमांड चलती है ना, वो कम से कम 10 घंटे चलेगी, और 10 घंटे में अगर मेरा सेशन ब्रेक हुआ तो वो कमांड क्या है, अपने आप से ब्रेक हो जाएगी, चलते चलते रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो उस केस में हम उस कमांड के आगे क्या लगा देते हैं, नो हब। नो हब का मीनिंग होता है कि मेरा अगर सेशन यहाँ से क्लोज भी हो जाए ना, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इस वाले सेशन को क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से क्लोज कर दिया, फिर भी बैकएंड में आप, इसने क्या किया, एक फाइल बनाई है, देखो यहाँ पे टेल एफ करके देखोगे आप, नो हब डॉट आउट, अभी भी मेरा पिंग क्या है, यहाँ पे बैकएंड में चल रहा है। यानी कि कोई ऐसा कमांड जो कि आपको सेशन क्लोज होने के बाद भी सिस्टम में रन रखना है, तो हमारे पास उस कमांड के आगे क्या लगा दो, नो हब लगा दो।
मतलब कोई एफटीपी, जैसे मैंने कोई एफटीपी करना है और लगा के इसको बंद कर देना है, विंडो बंद यस, कर। हाँ, जैसे आपने कोई फाइल डाउनलोड करनी है कहीं से, हम्म। तो आप वो एफटीपी के थ्रू करते हो, और एफटीपी क्या कहता है कि अगर सेशन जब तक है तब तक तो मेरा कनेक्शन बना रहेगा, और उसके बाद अपने आप से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं घर पे लगा के चला जाऊंगा इसको, और आराम से कल जब दूसरे दिन आऊंगा तो मेरे को वो कमांड या वो सक्सेसफुली डाउनलोडेड मिलेगा। हम्म। ठीक है, एक तरीका तो ये है। अभी देखो, आप पीआईडी ऑफ पिंग चेक करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा कि एक कमांड अभी भी आपकी यहाँ पे चल रही है। ठीक है, हम्म। तो आप करना क्या चाहते हो, किल करो इसको, किल -9, अपने आप से देखो बैकएंड वाली विंडो पे, यानी कि हमने जो टेल एफ लगाया था ना, वो हम्म। स्टॉप हो गया, क्योंकि उसमें पिंग के रेस्पॉन्स आने बंद हो गए। और अगेन आप यहाँ पे चेक करोगे क्या, पीआईडी ऑफ पीआईडी ऑफ पिंग, तो कोई भी प्रोसेस मशीन में नहीं चल रहा है अभी। हम्म। ठीक है, ठीक यहाँ है। पे नो हब देखो ये कहता है कि आपने अगर ये लगाया है ना पिंग 127.0.0.1, और अगर आपने लगा के यहाँ पे कंट्रोल C प्रेस कर दिया तो इसका प्रोसेस आईडी जो है ना फिर से टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा। नो हब ये कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब आपने बोला कि यहाँ पे मैंने नो हब चलाया तो यहाँ पे कोई और कमांड नहीं चला सकता मैं, दूसरा क्योंकि टर्मिनल यूज करना पड़ेगा। दूसरा ही टर्मिनल आपको यूज करना पड़ेगा। तो इस केस में आप कर क्या सकते हो, इस कमांड के आगे एक और सिंबल होता है हमारा %। कौन सा, %। %, जो स्पेशल कैरेक्टर होता है आपका, ये आप लगा दो। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे और कोई काम भी कर सकते हो, और बैकएंड में आपका पिंग भी चल रहा है। देखो पीआईडी ऑफ पिंग देखोगे आप। %, का है %, तो मतलब है। ठीक है, टेल एफ क्या करोगे आप, उसने बोला है कि इग्नोरिंग इनपुट अपेंडिंग आउटपुट टू दिस फाइल, टेल हम्म। एफ करो इस वाली फाइल को। अभी भी आपका पिंग चल रहा है और आप दूसरा काम भी कर पा रहे हो मशीन में। ठीक है, तो कोई ऐसी कमांड, ऐसी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है जिसमें आपका कनेक्शन भले ही ब्रेक हो जाए लेकिन सर्वर पे वो कमांड चलती रहे। तो उस कमांड के पीछे क्या लगा दो, पहले तो स्टार्टिंग में नो हब, फिर कमांड पूरी, और सबसे लास्ट में कमांड के क्या दे दो, %। तो आपका वो प्रोग्राम मशीन में चलता रहेगा। सर एक एक क्वेश्चन है। हम्म। जैसे मैंने ये नो हब चला दिया अपनी मशीन में, और किल तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास, लेट्स सपोज मेरे पास रूट का एक्सेस नहीं है, तो ये नॉर्मल यूजर से तो किल नहीं कर पाऊंगा। तो अभी मैंने नो हब चला दिया, तो इसको मैं बंद कैसे करूंगा? किल कमांड के थ्रू। नहीं, जैसे मैं नॉर्मल ओएसएस की बात कर रहा हूँ, हाँ, किल तो मेरा रूट से ही होगा ना, कि नहीं, नॉर्मल यूजर से भी हो जाएगा? नॉर्मल यूजर से हो जाएगा। नॉर्मल पे अगर अब आपके पास क्या होंगे, राइट्स होंगे तो। नहीं, लेट्स सपोज मेरे पास राइट नहीं है और मैंने पिंग चला दिया, अगर मुझे इसको स्टॉप करना है तो मेरे पास ऑप्शन क्या रहेगा? नॉर्मल यूजर से करना है ना, हाँ हाँ। तो नॉर्मल यूजर बाय डिफॉल्ट तो अपने प्रोसेस ही देख सकता है वो। नहीं, अगर मैंने पिंग चला दिया, ये तो नॉर्मल यूजर से चल पड़ेगा ना, नो हब? हाँ, नो हब नॉर्मल यूजर से चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। तो फिर इसको मैं स्टॉप कैसे करूंगा? अपने प्रोसेस चेक करके पीएस करो ऐसे करके, या पीआईडी ऑफ ऐसे करके चेक कर लो पहले, पिंग। ओके। आपको ये प्रोसेस आईडी मिल गया यहाँ पे, हम्म। इसको कर दो किल -9, और प्रोसेस आईडी का नाम अगर मैं उसने किल नहीं बता भी कर दिया। देखो कौन सा प्रोसेस उसने किल किया है बैकएंड में। नहीं, नहीं, मान लीजिए जैसे ये यूजर ने पिंग तो चला दिया, पिंग का राइट उसको दे रखा है, लेकिन किल कमांड रन करने का राइट नहीं दे रखा। हम्म। तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है ना? ऐसी पॉसिबिलिटी कभी नहीं होती, क्योंकि यूजर अपने आप को तो मैनेज कर ही सकता है ना कंपनी में। मे भी लीन मतलब अच्छा। किल का, जैसे कोई कोई गलत प्रोसेस किल ना कर दे, इसलिए वो किल कमांड का राइट उसको नहीं दे रखा, ऐसा कुछ। आप अपने प्रोसेस को किल कर सकते हो। ठीक। अच्छा। किल कमांड बाय डिफॉल्ट हर एक कोई चला पाता है, इस पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगी रहती है। ठीक है। ओके। ठीक है, और अगर आप किल कर रहे हो जानबूझ के, तो यानी कि आप अपने अपनी पॉलिसीज को क्या कर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो।
देखो बहुत सारी कमांड्स ऐसी होती हैं कि आप सब कमांड चला सकते हो फिर भी नहीं चलाते हो, क्योंकि वही जॉब है आपकी। हम्म, बैकएंड में लॉग सब कुछ बन रहे हैं कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से यूजर ने कौन सी कमांड फायर की है। आप मतलब बच नहीं सकते लिनक्स में। तो आपका आईपी भी आएगा लॉग में, सारा कुछ। सिस्टम की जो हार्डनिंग होती है ना, जब सिस्टम कमीशन होते हैं तो हर हम्म। तरीके की पॉलिसी वहां पे लगाई जाती है कि आप अपने मन से कुछ भी मशीन में नहीं कर सकते हैं। और किया तो आपको शायद अपनी जो जॉब है ना वो भी आपको देनी पड़ जाए साथ में, ठीक है। ये आपने वैसे एंड पर्सन बताया था, तो ये सिर्फ एंड का साइन आया है, पर्सन साइन किया है? नहीं, इसको ही तो एंड परसेंट बोलते हैं हम लिनक्स में। जो सिंबल है इसको एंड परसेंट बोला जाता है पूरा। परसेंट का तो ये होता ही है, इसी उसको को। एंड परसेंट बोला जाता है। एंड बोल लो, एंड वाला जो सिग्नल है आपका, अच्छा। 7 के ऊपर जो होता है आपका, ठीक है। हाँ, ठीक। नेक्स्ट है, देखो कोई प्रोसेस जैसे स्टॉप्ड हो जाते हैं आपके, जैसे आप एक फाइल में गए यहाँ पे ईटीसी इशू के, और यहाँ पे जाके आपने क्या कर दिया, कंट्रोल जेड कर दिया, तो ये प्रोसेस आपका क्या हो गया, स्टॉप स्टॉप। हो गया। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस। यहाँ पे दो कमांड होती है, बीजी कमांड के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि बैकएंड में कौन सा प्रोसेस स्टॉप्ड है, या फिर एक कमांड होती है जॉब्स, वहां पे भी पता चल जाता है कि कौन सा प्रोसेस आपका स्टॉप्ड है। तो जैसे आपने ऐसी दूसरी फाइल में चले जाओ, एक इस फाइल में गए और यहाँ पे जाके भी आपने क्या कर दिया, कंट्रोल जेड कर दिया, तो अभी आप बैकग्राउंड प्रोसेस चेक करोगे ना तो कितने आ रहे हैं आपके टोटल। एक तो ये आ रहा है आपका, ठीक है। और जॉब्स में जाओगे तो आपके टोटल दो प्रोसेस बता रहा है कि आपके दो प्रोसेस क्या है, आपके स्टॉप्ड है, ठीक है। तो इन बैकग्राउंड प्रोसेसेस को आपको क्या करना है, किल करना है ना, तो किल -9, और यहाँ पे आता है आपका इसका नंबर, कौन से प्रोसेस को आप किल करना चाहते हैं। तो परसेंट के साथ आपको क्या, जैसे दूसरा प्रोसेस आपको किल करना है तो %2 लिख दो यहाँ पे। अभी आप फिर जॉब से चेक करोगे तो आपका ये प्रोसेस क्या दिखा रहा है, आपका किल्ड, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो मशीन से चला जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक चीज ऑप्शनल होती है प्रोसेस मैनेजमेंट में, मैंने किल करना वगैरह आपको बता दिया है, ठीक है। हमेशा किल करने की आपको जब जब जरूरत पड़ेगी ना, किसी यूजर के सेशंस को ही किल करने की जरूरत पड़ेगी। प्रोसेस को किल करना बहुत कम करते हैं हम। कब करते हैं, जैसे मैं अपने यूज केसेस में बता देता हूँ, हमको जरूरत पड़ती है इसकी। जैसे हम ईएनएम वगैरह का अपग्रेड कर रहे होते हैं ना, ओएसएस का या ईएनएम का, तो वहां पे क्या होता है, हमारी जो कमांड होती है ना वो 10-10 घंटे चलती है कम से कम, जब अपग्रेड आपका होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे कोई कमांड हमने चलाई और उसने क्या किया, 5 घंटे बाद एरर थ्रो कर दिया, लेकिन फिर भी एरर तो थ्रो कर दिया, लेकिन जो स्क्रिप्ट जो चल रही थी ना अपग्रेड करने वाली, उसने फिर भी मशीन में एक प्रोसेस बनाए रखा था, और हम नई कमांड फिर से सेम कमांड चला रहे हैं, तो वो ऑलरेडी हमको ये एरर थ्रो कर रहा है कि दिस कमांड ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड इन सिस्टम। तो बैकएंड में एक तरीके से उसका सेशन अभी भी बना हुआ है, और आप चाहते क्या है कि इस प्रोग्राम को मेरे को फ्रेश, मतलब फिर से स्टार्टिंग से क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो ओल्ड प्रोग्राम आपका मशीन में पड़ा हुआ है PS-AUX से पहले ग्रैब कर लेते हैं उस प्रोग्राम को, और उसकी फिर प्रोसेस आईडी निकाल के उसको क्या कर देते हैं, हम किल कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया आपका कि आपको मैनुअली पीएस कमांड चला के चेक करना हो रहा है। तो लिनक्स में हमारे पास दो तरीके के टूल भी होते हैं आपके। एक तो मैंने आपको बताया था जीनोम -system -monitor करके, जब बेसिक कमांड्स पढ़ाए थे वहां पे बताया था कि एक ग्राफिकल टूल भी होता है जिसके थ्रू आप प्रोसेस मैनेजमेंट कर सकते हो। वो होता है टास्क मैनेजर की तरह आपका, ठीक है। और एक होती है हमारे पास कमांड भी होती है, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। तो दो तरीके के हमारे पास टूल होते हैं रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए। एक तो टॉप
इसको बोलते हैं टास्क ऑपरेटर। ये होता है हमारा कमांड लाइन इंटरफेस टूल। क्योंकि पीएस कमांड ये कहता है कि आपको जब जब प्रोसेसेस चेक करने हैं तो आपको कमांड मैनुअली चला के देखना पड़ेगा। और जबकि जीनोम सिस्टम मॉनिटर क्या कह रहा है कि ग्राफिकल लाइक विंडो में आपका टास्क मैनेजर होता है ना, सेम आपका ये काम करता है लिनक्स में जीनोम सिस्टम मॉनिटर। लेकिन ये जो टूल है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ये पूरा ग्राफिकली चलता है आपका। ठीक है। टॉप कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सेम काम आप टॉप से कर सकते हो। टॉप हमारा कमांड लाइन होता है। तो अगेन आई एम स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये क्लियर है ना दोनों चीजें आपकी? क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। यानी कि प्रोसेस पीएस कमांड से आपको मैनुअली देखना पड़ेगा हर एक चीज को बार बार। ठीक है। जबकि टॉप कमांड आपका क्या कहता है, आप इसको ऐसे लगा के रखो तो आप जैसे कोई मॉनिटरिंग टूल होते हैं ना कंपनीज में, सेम आपको दिखेगा। जैसे कि आपकी एक प्रोसेस चल रही है यहाँ पे सिस्टम डी, उसका पीआईडी क्या था, 1 आ रहा था अभी। हम्म। ठीक है। तो उसने कितना मेमोरी का यूटिलाइजेशन किया है, यहाँ पे देखो लोड भी आ रहा है, सीपीयू का लोड किया है आपका। तो ये पहला जो 0 0 आ रहा है ना, इसका मीनिंग होता है पहले 1 मिनट पहले क्या लोड था। ये दूसरे वाले का मीनिंग होता है 5 मिनट पहले। और आपका ये वाला क्या था आपका 15 मिनट पहले। ये होता है 1, 5 और 15। ठीक है। तो ये लोड फील्ड जो आ रहा है आपका, कितने यूजर मशीन में लॉग इन है अभी, टोटल 5। अब टाइम क्या है मशीन का, मशीन में टाइम क्या हो रहा है आपका, ये कमांड आपने कौन सी चला रखी है, टॉप कमांड। ठीक है। हम मुझे शॉर्ट भी कर सकते होंगे ना? इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं हम। ठीक है। कैसे करेंगे, देखो आपको ये भी बता रहा है कि टोटल इतने प्रोसेस आपके चल रहे हैं, एक रनिंग में, इतने स्लीप मोड में, एक स्टॉप्ड है, और आपका कोई भी जॉम्बी प्रोसेस मशीन में नहीं है। तो अब अभी आपको कभी भी ये लगे ना कि मशीन में मेरे को लेटेंसी लग रही है, कि मैं कोई भी कमांड चला रहा हूँ तो बहुत ही लेट आउटपुट आ रहा है उसका, तो सबसे सही तरीका है कि उसका पहले लोड चेक कर लो कि सीपीयू का लोड तो है ही नहीं है। तो आपके जो ये तीनों फील्ड होते हैं ना, ये आपके जितने कम होंगे, जैसे अगर ये नियर अबाउट 100% जा रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है कि जितने भी यूजर हैं मशीन में उनको लेटेंसी लगेगी कि मैं कोई कमांड चला रहा हूँ, लॉग इन कर रहा हूँ तो बहुत स्लो रेस्पॉन्स आ रहा है। सबसे सही तरीका है कि टॉप कमांड के थ्रू पहले ये देखो कि यार सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है मशीन में, या फिर मेमोरी यूटिलाइजेशन कितना हो रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, जैसे अगर आपने यहाँ पे जेड प्रेस किया ना, सिंपल जेड, तो उसका मीनिंग होता है ये आपको थोड़ा सा कलरफुल दिखेगा। जो आपका हेडर है वो कलरफुल हो गया, और ये जो नीचे वाले हैं ये आपके रेड दिखेंगे आपको। ठीक है। एच का मीनिंग होता है यहाँ पे, अगर आपने एच प्रेस किया तो एच का मीनिंग है यहाँ पे हेल्प के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो ये बता रहा है कि इतने सारे ऑप्शन से आपके जो टॉप मॉनिटर में आप क्या कर सकते हो, चला के देख सकते हो। बोल रहा है कि क्यू प्रेस करो कंटिन्यू करने के लिए, तो मैंने क्यू प्रेस किया तो फिर से मैं वहीं पे उसी वाले प्रॉम्प्ट पे आ जाऊंगा। लेकिन टॉप कमांड ये कहती है कि अगर आपने टॉप चलाया तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ओनली प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हो रियल टाइम। ठीक है। अगर आपने बी प्रेस किया यहाँ पे थोड़ा बोल्ड हो जाएगा ये आउटपुट, पहले बोल्ड नहीं आ रहा था, अभी थोड़ा आपका आउटपुट बोल्ड में दिखेगा। ठीक है। अगर आपने कैपिटल आर प्रेस किया तो ये शॉर्ट कर देगा आपको थोड़ा, जो सबसे ज्यादा मेमोरी का यूटिलाइजेशन होगा वो टॉप पे आ जाएगा। देखो जैसे ही मैं आर प्रेस किया तो बोल रहा है कि ये एक प्रोग्राम है सबसे ज्यादा मेमोरी ले रहा है अभी। ठीक है। तो शिफ्ट आर अगर प्रेस किया आपने तो ठीक है। अभी देखो ये जो रिफ्रेश हो रहा है ना आपका विंडो, बाय डिफॉल्ट टॉप पे ही आते हैं जो सबसे ज्यादा मेमोरी यूटिलाइजेशन है ना जिनका, वो बाय डिफॉल्ट टॉप पे ही मिलेंगे आपको यहाँ पे। देखो ये तीनों जो प्रोग्राम है आपके टॉप, ये क्या है आपके टॉप पे हैं। आपने बोला कि ये जो विंडो है ना हर एक 5 सेकंड में रिफ्रेश हो रहा है, तो इसका टाइम अगर आपको रिफ्रेश टाइम यूज चेंज करना है आपको, तो यहाँ पे डी ऑप्शन होता है आपका,
बाय डिफॉल्ट अभी क्या सेट है यहाँ पे 3 सेकंड, बोल रहा है चेंज डिले फ्रॉम 3.02। तो डी का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, डिले टाइम चेंज करना। जैसे आपने बोला कि 10 सेकंड में क्या होना चाहिए, ये रिफ्रेश होना चाहिए, तो आपने 10 लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। अभी ये विंडो है ना आपका 10 सेकंड में रिफ्रेश होगा। सबसे टॉप पे आपको बता रहा है कि इनका प्रोसेस यूटिलाइजेशन ये है, मेमोरी यूटिलाइजेशन इन वाले प्रोग्राम का, कमांड कौन सी चल रही है ये। तो अब ये 10 सेकंड में रिफ्रेश होगा, जल्दी जल्दी नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला फील्ड जो होता है ना एन आई, इसको बोलते हैं नाइस वैल्यू। तो नाइस वैल्यू का मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि ऐसा प्रोग्राम जिसकी नाइस वैल्यू क्या है आपकी, ज्यादा है। यानी कि नियर अबाउट आपने क्या दे रखी है, इसको ले सकते हैं मैक्सिमम ले सकते हैं 19 हम, और मिनिमम ले सकते हैं क्या, -20 तक इसको हम ले सकते हैं। नाइस का मीनिंग है कि ऐसा कोई प्रोसेस जिसको आपको प्रेफरेंस पे चलाना है मशीन में। यानी कि आप चाहते हैं कि और प्रोसेस को मेमोरी मिले ना मिले डजेंट मैटर, लेकिन मेरा एक ऐसा प्रोग्राम है इसको मेमोरी हाई प्रायोरिटी पे मिलनी चाहिए सीपीयू से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम, क्या है इसका यूज, जनरली इट इज यूज टू डिफाइन सीपीयू एक्सेस प्रायोरिटी टू एनी रनिंग प्रोसेस। यानी कि आपको क्या करना है, सीपीयू को एक्सेस करने की प्रायोरिटी डिफाइन करनी है। भाई ये भी तो होता होगा ना कि मशीन में मल्टीपल प्रोसेस चल रहे हैं और सीपीयू बोलता है कि मेरे पास अभी लोड हाई है, तो मैं आपको अभी क्या नहीं दे रहा हूँ, प्रोसेसर काउंट, या आपको एक मेमोरी मेमोरी के पेजेस आपको एलोकेट नहीं कर रहा हूं मैं। तो उस केस में वो क्या कर देता है, उस प्रोसेस को क्यू में लगा देता है। ठीक है, आप क्या चाहते हैं कि मेरे इस वाले पर्टिकुलर प्रोसेस का जो मेमोरी का एलोकेशन होना चाहिए वो प्रेफरेंस पे होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी हम क्या करते हैं, नाइस वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे किसी किसी की नाइस वैल्यू क्या आ रही है, -20, और किसी की क्या आ रही है आपकी 0। तो नाइस वैल्यू अगर आपको किसी प्रोसेस का चेंज करना है यहाँ पे, तो उसकी आपको चाहिए होती है क्या, पीआईडी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पीआईडी आ रहे हैं आपके, जैसे मैंने कहा इस वाले प्रोसेस का मेरे को नाइस वैल्यू चेंज करना है, अभी क्या आ रहा है इसका 0 आ रहा है। तो वो कहाँ गया वो, 1988। ठीक है, 1988। तो क्या प्रेस करोगे आप, आर प्रेस करो यहाँ पे। अभी बता रहा है वो कि डिफॉल्ट पीआईडी उसने 446 लिया, सबसे ऊपर जो आ रहा है, आपने बोला 652 का चेंज करना है मेरे को। तो यहाँ पे लिखा नाइस वैल्यू क्या करनी है आपको, मैंने बोला 20 कर दो। तो यहाँ पे देखो अभी उसकी नाइस वैल्यू क्या हो गई है, 20 नहीं होती, मैक्सिमम 19 होती है, मैंने बोला था ना। -20 कर सकते हो, प्लस में आप क्या रखना पड़ेगा आपको, 19। ठीक है, प्लस में 19 माइनस में 20। हाँ। जैसे टॉप में अभी क्या बता रहा है कि मैंने कंट्रोल सी कर दिया है। तो टॉप कमांड में एक तरीका और होता है, जैसे आपने बोला ना कि मेरे को टॉप यानी कि मॉनिटर करना है ओनली लिनक्स नाम के यूजर के प्रोसेसेस को। तो टॉप कमांड में -u ये बताता है कि आपका ओनली जो प्रोसेस आपको यहाँ दिखाएंगे, किसके दिखाएंगे, लिनक्स नाम के यूजर के। तो अभी यहाँ पे जो लिनक्स नाम का यूजर है उसने कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं दूसरे टर्मिनल से क्या करता हूँ, स्विच लिनक्स करके, और यहाँ पे एक कमांड चला देता हूँ, क्या, पिंग। पिंग कमांड। अभी देखो एक तो आ गया वहां पे, जैसे मैंने स्विच किया तो बेस्ट तो आ गया है। ठीक है, बैकएंड में दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है। 127.0.0.1, वो भी आपका आ जाना चाहिए। आ गया पिंग का भी। हाँ। ठीक है, तो
तो इसका मीनिंग ये है कि आपको ओनली पर्टिकुलर यूजर को मॉनिटर करना है, तो -u कमांड ऑप्शन आपका होता है टॉप कमांड में। ठीक है। ठीक है। और R ऑप्शन से क्या करते हो आप, नाइस वैल्यू चेंज करते हो उसकी। जैसे आपने बोला पिंग वाली जो ये कमांड चल रही है यहाँ पे सिस्टम में, इसकी नाइस वैल्यू मेरे को चेंज करनी है। अभी क्या आ रही है आपकी 0। जैसे आप R प्रेस करोगे ना, जनरली हम कभी सिस्टम में करते नहीं है प्रोडक्शन में ये सब चीजें, क्योंकि पहले से ही सब चीजें कॉन्फ़िगर्ड आती हैं, प्री कॉन्फ़िगर्ड होती हैं वो सब चीजें। फिर भी स्पेशल रिक्वेस्ट पे आपको जरूरत पड़ रही है, तो आप क्या करो, यहाँ पे नाइस वैल्यू, जैसे मैंने बोला कि पीआईडी क्या है इसकी 4193, ठीक है। एंटर किया आपने, अब बोला नाइस वैल्यू बताओ क्या करनी है, मैंने कहा 15 कर दो। तो यहाँ बट पे अभी अभी क्या दिख रहा है आपको, नाइस वैल्यू यहाँ पे 15, 15। बट जरूरत क्या होगी नाइस वैल्यू चेंज करने की, नीड क्या होगी अभी? लाइव में नीड मैंने बताया ना, ऐसे कोई प्रोग्राम जिनको सीपीयू की प्रायोरिटी आपको ज्यादा देनी है, कि उनको तो मेमोरी सबसे पहले मिलनी ही चाहिए, तभी मेरा सिस्टम अप एंड रनिंग में रहेगा। ओके। तो हम क्या करते हैं, उन प्रोग्राम की क्या करते हैं, नाइस वैल्यू चेंज कर देते हैं पीआईडी की। तो वो क्यू में नहीं जाएंगे, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस उनको मिलेगा पहले, और जो मेमोरी का जो उनको जरूरत है ना, सबसे पहले सीपीयू असाइन कर देगा उनको। ठीक है। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इस सिस्टम के तो कुछ प्रोसेस होती होंगी जिनकी एनआई वैल्यू हाई होती होगी। हाई हम नहीं करते, ये सिस्टम डिफाइन करता है नाइस वैल्यू। ठीक हम है। करते हैं ओनली स्पेशल रिक्वायरमेंट पे, क्योंकि हमें पता ही है ना कि वो सबको मेमोरी भी दे रहा है, सीपीयू हम्म। एलोकेशन भी दे रहा है। ठीक है। जी। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये प्रोसेस मैनेजमेंट वाला चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट है आपका क्या, सर्विस मैनेजमेंट। यानी कि आपके देखो, डेमन बोलो, सर्विस बोलो, यूनिट बोलो, सेम चीज होता है वो। ठीक है। क्योंकि RHEL 6 में या 5 में हम जिस चीज को डेमन बोलते थे, यहाँ पे उस चीज को बोलते हैं RHEL 7 या 8 में हम यूनिट। ठीक है। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक डॉक्यूमेंट ओपन करके। ठीक है। तो सर्विस मैनेजमेंट में आपको क्या पढ़ना है, सर्विस, किसी भी सर्विस को मशीन में स्टार्ट कैसे करते हैं, रीस्टार्ट कैसे करते हैं, स्टॉप कैसे करते हैं। ठीक है। सर्विस का मीनिंग है कि कोई भी आपने कॉन्फ़िगरेशन करी, तो बैकएंड में उसकी एक सर्विस है जो कि सिस्टम को बताएगा कि मशीन में ये वाली नई कॉन्फ़िगरेशन आई है, इसको क्या कर लो आप, रीड करो। ठीक है। और रीड किस बेसिस पे करना है आपको, जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ठीक है। मैंने बोला कि लिनक्स में दो सर्विसेज होती हैं, टेलनेट और SSH, ये आपको सबको पता होगा। तो इन दोनों सर्विसेज की क्या है, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी होती है। अब मैंने कहा कि उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को सिस्टम को रीड कराना है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप कैसे बना रहे हो, VIM के थ्रू। अब सिस्टम तो नहीं समझ रहा ना, उसको सिस्टम को समझाने के लिए हमें क्या करना होता है, उसका एक प्रोसेस या डेमन या सर्विस स्टार्ट करनी होती है मशीन में, जिसके थ्रू सिस्टम समझ पा रहा है कि कोई नई कॉन्फ़िगरेशन आई है, उसको क्या करना है, मेरे को एक्टिव करना है। तो RHEL 7 और 8 में हम इनको क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। डेमन कहाँ पे बोलते थे इसको हम, RHEL 5 और 6 में। ठीक है। अब यूनिट के क्या होते हैं, हमारे पास टाइप होते हैं, सर्विस या यूनिट के टाइप होते हैं। सर्विस यूनिट क्या होती है हमारी, दीज आर रनिंग फ्रिक्वेंटली इनटू द मशीन। यानी कि मैंने कहा, मैंने एक बार मशीन में SSH कॉन्फ़िगर कर दिया, तो वो रनिंग रहेगा हमेशा मशीन में। अब उसको जब चाहे यूजर क्या कर सकता है, SSH कर सकता है। अगर आपका सर्विस स्टॉप हुआ तो SSH नहीं हो पाएगा। बाकी बाकी का थ्योरली हमारा ये है कि मशीन आपकी अप एंड रनिंग है, तो हमेशा आपका क्या रहेगा, आप कभी भी उस मशीन को रिमोटली क्या कर सकते हो, SSH के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। ठीक है।
पाथ यूनिट का मीनिंग क्या होता है हमारा? जनरेट क्यू बिफोर गिवन अ रेस्पॉन्स टू एनी क्लाइंट। जैसे आपने देखा होगा कि आप कभी भी अपने विंडो मशीन से क्या करते हो, प्रिंट प्रिंट कमांड चलाते हो ना, कंट्रोल पी करके। तो आपका क्या होता है, पहले अगर आपने मल्टीपल प्रिंट दिए हैं तो क्यू में ऐड हो जाते हैं वो। तो उसको क्यू में ऐड कौन कर रहा है? सिस्टम ही तो कर रहा है। कोई डेमन प्रोसेस चल रहा होगा मशीन में, वो काम जो परफॉर्म कर रहा है। तो लिनक्स में एक प्रोसेस होता है हमारा कप्स डी नाम का। तो ऐसे प्रोसेस जिनको की क्यू बनाने की जरूरत होती है उनको बोलते हैं पाथ पाथ सर्विसेज या फिर पाथ यूनिट्स। ठीक है। तो लिनक्स में जो कप्स डी नाम का प्रोसेस होता है ना, ये प्रिंटिंग के लिए काम होता है आपका। जैसे आपने लिनक्स की मशीन से कोई भी प्रिंट दिया तो उसको जो मैनेज करता है वो कप्स डी नाम का प्रोसेस होता है, वो मैनेज करता है। लेकिन कप्स डी हमारा होता है पाथ यूनिट टाइप, क्योंकि ये क्या करते हैं, पहले क्लाइंट से रेस्पॉन्स लेने से पहले एक क्यू बनाते हैं। ठीक है। सॉकेट यूनिट का मीनिंग होता है, ज्यादातर हम इसका यूज करते हैं स्टोरेज सॉल्यूशन में। कि आपने बोला कि मेरा जो स्टोरेज है ना मेरे सर्वर में लोकल नहीं रखा है, वो आपने सॉल्यूशन लिया हुआ ईएमसी से। ईएमसी वाले क्या करते हैं, हमें स्टोरेज का सॉल्यूशन देते हैं। एक आपको लार्ज स्टोरेज सॉल्यूशन चाहिए तो ईएमसी वाले ये कहते हैं आपको जो आपके ब्लेड सर्वर्स हैं उनमें लोकल में आपको स्टोरेज नहीं लगाना है। मैं क्या करूंगा, आपको एक डब्बा दूंगा जिसमें कि हार्ड डिस्क लगे होंगे। तो वो आपके लिए एज अ पूल का काम करेगा, स्टोरेज पूल का। ठीक है। तो वो स्टोरेज आपको लिनक्स में अगर आपको सर्वर पे प्रेजेंट कराना है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, स्कजी और आईस्कजी। ठीक है। जो आरएससी वाला सिलेबस पढ़ेंगे उनको ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, स्कजी और आईस्कजी की कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन वहां पे होता क्या है कि वहां एक टनल बनती है जब आप स्टोरेज को प्रेजेंट कराते हो सर्वर पे। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है, जनरेट अ वर्चुअल टनल ऑन कॉमन चैनल। कॉमन चैनल कौन सा होगा आपका? फाइबर होगा या फिर इथरनेट होगा। ठीक है। फाइबर में क्या होता है, आपकी फाइबर केबल आती है, इथरनेट में आपका क्या आती है, लैन केबल आती है। ठीक है। तो जब सर्वर से आपकी कनेक्टिविटी होगी स्टोरेज तक, या तो वो फाइबर बेस्ड होगी या फिर क्या होगी, इथरनेट बेस्ड होगी। तो उनका जो कम्युनिकेशन होता है ना वो होता है सॉकेट यूनिट के बेस पे। पहले क्या बनता है, आपको एक टनल बनाया जाता है, टनल के बेस पे आपका कम्युनिकेशन चेक होता है पहले, तब आपकी वो सर्विस क्या करती है, रेस्पॉन्स परफॉर्म करती है। ठीक है। क्लियर है ना तीनों का मीनिंग? सर्विस यूनिट्स आपके वो हैं कि आपने कोई लोकल सर्विस कॉन्फ़िगर करी है जिसको आप एंड यूजर को अवेलेबल कराना चाहते हैं। पाथ यूनिट का मीनिंग होता है कि ऐसी सर्विसेज जो कि क्लाइंट से रेस्पॉन्स लेने से पहले क्या करती हैं, क्यू जनरेट करती हैं। ठीक है। और सॉकेट यूनिट का मीनिंग है क्लाइंट से रेस्पॉन्स आने से पहले क्या करते हैं, टनल क्रिएट करते हैं जिसके बेस पे क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है। अब वो कम्युनिकेशन चैनल आपका इट कैन बी वायरलेस और इट कैन बी वायर बेस्ड। ठीक है। तो RHEL 6 में हम RHEL 5 और 6 में इन चीजों को डेमन बोलते हैं और यहाँ पे यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है। अगेन में सॉकेट यूनिट का कोई एग्जांपल से बता सकते हैं कैसे? सॉकेट यूनिट का ये है ना, इसका जी है, इसका जी, जिसका आप ईएमसी का स्टोरेज का एग्जांपल बता रहे हैं। हाँ EMC स्टोरेज। जैसे हम क्या शेयर करते हैं, वहां से लन शेयर करते हैं। तो वो लन क्या करते हैं, आपके पहले एक इनिशिएटर की जरूरत होती है वहां पे। तो वो इनिशिएटर हमारा किसका काम कर रहा है, सॉकेट का काम कर रहा है एक तरीके से। कि अगर वो इनिशिएटर मशीन में प्रेजेंट नहीं हुआ तो आप उस वाले स्टोरेज को एक्सेस नहीं कर सकते हो। जैसे मेरा एग्जांपल थिंक क्लाइंट मेरा स्टोरेज से कोई डाटा फेच कर रहा है तो वो सिक्योर टनल के ऊपर होगा। यस। ठीक है। ठीक है। ये किसकी आवाज आ रही है इतनी? तो इसका प्रैक्टिकल करते हैं अभी। मैं अगेन स्क्रीन शेयर कर रहा हूं।
इसमें करना क्या है आपको, ये सपोज करो आपने बोला कि मशीन में, देखो कमांड हमारे पास एक ही है, सिस्टम सीटीएल, ठीक है। सिस्टम सीटीएल कमांड अगर आपको व्हाट इज करके देखना है तो आप देख सकते हो सिस्टम सीटीएल, ठीक है। कंट्रोल द सिस्टम डी, सिस्टम एंड सर्विस मैनेजमेंट, ठीक है। करना क्या है आपको, इसमें ऑप्शंस होते हैं, सिंटेक्स क्या है इसका, सिंटेक्स में बता रहा हूं अभी, सिस्टम सीटीएल, ठीक है। यहाँ पे आता है आपका एक्शन, ठीक है, एंड यहाँ पे आता है आपका सर्विस और डेमन का नेम, ठीक है। विच सर्विस यू वांट टू स्टार्ट एग्जैक्टली, और यू वांट टू स्टॉप, और यू वांट टू रीस्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका क्या, एक्शन में आपका आता है, एक्शन में आपका आएगा या तो रीस्टार्ट, या फिर स्टेटस, या फिर स्टार्ट, या फिर स्टॉप। तो इसका मीनिंग क्या हुआ आपका, स्टार्ट का मीनिंग हो गया कि जब भी आपने कोई मशीन में नई कॉन्फ़िगरेशन ऐड करी है तो उस सर्विस को आप सिस्टम में एक्टिव या फिर लोड करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको सर्विस को क्या करना होता है, स्टार्ट करना होता है। जब भी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज करें तो वहां पे हम रीस्टार्ट करते हैं, और जब भी आपको सर्विस को क्या करना है, मशीन में स्टॉप करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्टॉप वाला जो ऑप्शन है, एक्शन है, वो परफॉर्म करते हैं। और आपको कॉन्फ़िगरेशन के चेंजेस को क्या करना है, मशीन में रीड कराना है, तो रीस्टार्ट मैंने बता ही दिया। और स्टेटस होता है हमारा सर्विस का स्टेटस चेक करने के लिए, ठीक है। तो देखो अभी मैंने इस पुट्टी में क्या किया हुआ है, एक एसएसएच की सर्विस को यूज करके इस रिमोट मशीन को क्या कर रखा है, मैंने एसएसएच कर रखा है। तो ये हमारे पास क्या है, एक प्रूफ करने के लिए कि यार मशीन में इसकी कोई सर्विस तो चल रही होगी ना बैकएंड में। तो यहाँ पे एक सर्विस होती है लिनक्स में, स्टेटस करके चेक करो SSHD। समझ आया, बोल रहा है कि इसको एक मेन पीआईडी आपको मिली हुई है क्या, 1052, जिसके बेस पे ये वाली प्रोसेस मशीन में अभी स्टेटस क्या आ रहा है उसका, एक्टिव, ठीक है। तो एक्टिव का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, एक्टिव मतलब यूज में है। कि मशीन आपकी कहीं से भी अभी एसएसएच हो सकती है, यानी कि एसएसएच नाम की जो सर्विस है मशीन में रनिंग मोड में है, वो अभी एक्टिव है सर्विस, ठीक है। सर्विस को आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं आपके सिस्टम सीटीएल में ही, एक तो होता है इज एक्टिव। तो आपको ये चेक करना है कि सर्विस आपकी एक्टिव है कि नहीं। तो आपके पास आउटपुट क्या आता है, एक्टिव का, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिकल कराने के लिए ना मेरे को वर्चुअल बॉक्स शेयर करना पड़ेगा, तो मैं अभी वर्चुअल बॉक्स शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आगे, क्योंकि कुछ काम लोकल में करना है, मैं जैसी सर्विस को स्टॉप करूंगा ना तो मेरा कनेक्शन चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो मैं रेड हैट पासवर्ड डाल के, स्क्रीन दिख रही है ना सबको, हाँ हाँ वर्चुअल बॉक्स दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है दिख रहा तो मैंने यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया आपका, ठीक है। तो आपने क्या किया है यहाँ पे, अगेन मैं वही चीज कर रहा हूँ, सिस्टम सीटीएल स्टेटस SSHD। तो मेरे को बता रहा है कि आपकी मशीन में ये वाला डेमन या सर्विस रनिंग मोड में है। आपने अगेन क्या किया, सिस्टम सीटीएल इज एक्टिव से आपने चेक किया कि ये प्रोसेस एक्टिव है या नहीं। तो उसने रिप्लाई में आपको क्या दिया, एक्टिव। और एक ऑप्शन होता है यहीं पे इज इनेबल्ड,
इन दोनों में डिफरेंस क्या है अभी मैं बताऊंगा। एक्टिव और इनेबल्ड में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, इस वाले प्रोसेस को क्या किया, स्टॉप कर दिया, ठीक है। फिर से आपने स्टेटस चेक किया कि इसका स्टेटस क्या है अभी, तो प्रोसेस क्या बता रहा है आपका, ये सर्विस आपने क्या कर दी, इनएक्टिव, मतलब स्टॉप कर दिया मशीन में, ठीक है। कौन सा ऑप्शन लगाया आपने, स्टॉप। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली मशीन को अभी कोई एसएसएच नहीं कर सकता है। क्लियर सबको? हाँ ठीक है। ठीक है। और आप देखो इसका मीनिंग हो गया इनएक्टिव, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इनएक्टिव आ रहा है ना, तो ये समझ जाओ कि अभी आपने मशीन को क्या किया है, इस वाली सर्विस को, मशीन को नहीं सॉरी, सर्विस को आपने टेम्पररी स्टॉप किया है। अगर आपकी मशीन नेक्स्ट टाइम आपकी रिबूट होगी तो अपने आप से ये वाला डेमन या सर्विस मशीन में क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा अपने आप से, ठीक है। अगर आपने बोला इसको मेरे को परमानेंटली डिसेबल करना है मशीन से, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है क्या, डिसेबल का। कौन सी सर्विस को, एसएसएचडी को, ठीक है। अभी आप इसका स्टेटस चेक करोगे तो क्या आ रहा है, इनएक्टिव डेड। पहले क्या आ रहा था आपका, सेम ही आ रहा है। सेम आ रहा था, लेकिन उसके सामने देखो क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। यानी कि वो सर्विस आपने इतने दिन, इतने समय पहले क्या किया था, इतने टाइम पहले स्टॉप आपने करो। स्टॉप किया था, तो वो अगले रिबूट पे आप आ सकती है सर्विस। लेकिन इस कमांड के सामने अगर ये नहीं आ रहा है ना, और लोडेड में देखो यहाँ पे आ रहा है इनेबल्ड, और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, Disabled। यानी कि अब मशीन को अब भी करोगे ना तो ये सर्विस परमानेंटली क्या रहेगी, डिसेबल्ड रहेगी, अनटिल अनलेस आप इसको मैनुअली क्या नहीं करोगे, स्टार्ट Restart। नहीं करोगे, ठीक है। Got it। जैसे आपने बोला कि मैंने इस सिस्टम सीटीएल से इस सर्विस को क्या किया, स्टार्ट किया फिर से एसएसएचडी को, फिर से इसका स्टेटस अगर मैंने चेक किया, स्टेटस एसएसएचडी, तो अभी क्या आ रहा है आपका, रनिंग में आ गई फिर से सर्विस, यानी कि अभी इसको क्या कर सकता है कोई, फिर से एसएसएच कर सकता है, ठीक है। तो सेम चीज आप फिर से चेक करो, इज एक्टिव और इनेबल्ड। इज एक्टिव आपने किया, एक्टिव है, इज इनेबल्ड, लेकिन अभी क्या बता रहा है ये आपको, डिसेबल्ड का मीनिंग ये है कि अगर आपने मशीन को रिबूट किया ना, तो फिर से आपकी ये सर्विस क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिसेबल हो जाएगी नेक्स्ट रिबूट पे। तो आप चाहते हैं कि मशीन नेक्स्ट रिबूट पे भी मेरी क्या रहे, ये वाली सर्विस मशीन के रिबूट टाइम पे ही क्या आ जानी चाहिए, इनेबल हो जानी चाहिए, एक्टिव हो जानी चाहिए। तो उस केस में ये वाला स्टेटस आपका हमेशा क्या होना चाहिए, इनेबल्ड होना चाहिए। तो सर्विस को परमानेंट स्टार्ट करने के लिए लिनक्स RHEL 7 में ऑप्शन होता है हमारे पास क्या, इनेबल। समझ आया ये? और डेमन का नाम फिर से आप चेक करोगे, इज इनेबल्ड का स्टेटस तो क्या आ रहा है आपका, Enabled आ रहा है। देखो दो चीजें होती हैं सर्विस को टेम्पररी स्टॉप करना और परमानेंट स्टॉप करना। एक होता है सर्विस को परमानेंट स्टार्ट करना और टेम्पररी स्टार्ट करना, ठीक है। अगर आपने नॉर्मल एक कमांड चलाया, क्या, सिस्टम सीटीएल, क्या कमांड चलाया, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट एसएसएचडी, तो इसका मीनिंग होता है कि सर्विस आपने टेम्पररी स्टार्ट करी है, नेक्स्ट रिबूट पे आपकी सर्विस क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अगर आपने इस कमांड के बाद आपने क्या लगाया, इनेबल भी लगाया, तो इसका मीनिंग होता है कि सर्विस आपकी मशीन में क्या होगी, है अभी परमानेंट ऑन है। अगर आप मशीन को जितनी बार भी रिबूट करोगे, एसएसएचडी आपका हमेशा क्या रहेगा, इनेबल रहेगा।
क्लियर आपका? हाँ जी, क्लियर। अगर आपने देखो ये चीज की सिस्टम सीटीएल स्टॉप एसएसएसडी, इसका मीनिंग पता है क्या हुआ? अभी आप स्टेटस चेक करो, देखो एक्टिव का स्टेटस चेक करो पहले। सबसे सही तरीका है एक्टिव और इनेबल्ड देखा करो। तो सर्विस क्या आ रही है हमारी, यानी कि मशीन आपकी टेम्पररी क्या है, और इनेबल्ड का स्टेटस चेक करो पहले। अभी क्या आ रहा है आपका? एक्टिव बताता है टेम्पररी स्टेटस क्या है आपका, और इनेबल्ड बताता है परमानेंट स्टेटस क्या है सर्विस का। तो परमानेंट आपने क्या रखा हुआ है यहाँ पे, इनेबल्ड, यानी कि नेक्स्ट टाइम मशीन रीबूट होगी तो आपकी सर्विस अपने आप से क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। और इस वाले इज एक्टिव का मीनिंग है कि सर्विस को आपने क्या किया हुआ है, टेम्पररी क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। इसी चीज को आप कैसे कर देते, सिस्टम सीटीएल डिसेबल एसएसएसडी, और फिर आप इज इनेबल्ड का स्टेटस भी चेक करते तो क्या आता है आपका, यानी कि मशीन में अभी आपने सर्विस को परमानेंटली क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है एसएसएसडी का। तो लिनक्स में जितनी भी सर्विसेज आप कॉन्फ़िगर करोगे पढ़ोगे, ठीक है, सबका मैनेज करने का तरीका यही है, सिस्टम सीटीएल कमांड से। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे सेम काम हम करते थे RHEL 6 में सर्विस कमांड से। जो काम आप सिस्टम सीटीएल से करते हो ना, वही हम सर्विस कमांड से करते थे। बस थोड़ा सा क्या सिंटैक्स चेंज हो जाता था उसका। जैसे आपने कहा मेरे को किसी सर्विस को स्टार्ट करना है, तो पहले सर्विस का नाम आता था यहाँ पे, सर्विस, फिर डेमन का नाम, और उस पर फिर एक्शन आपको क्या लेना है। तो अल्टीमेटली देखो सर्विस कमांड RHEL 7 और 8 में भी चलती है, लेकिन अल्टीमेटली ये कौन सी कमांड को कॉल करती है बैकएंड में, सीटीएल। सिस्टम सीटीएल को। कमांड तो यहाँ पे सपोर्ट है वो सर्विस कमांड, लेकिन वो कमांड बैकएंड में अपने आप से रिकॉल करती है किसको, सिस्टम सीटीएल कमांड को। तो सिस्टम सीटीएल ने क्या किया बैकएंड में, स्टार्ट एसएसएसडी सर्विस। तो अभी देखो आप स्टेटस चेक करोगे ना, तो यहाँ पे भी पता चल जाएगा आपको, सर्विस एसएसएसडी, सारे ऑपरेशन आपके यहाँ पे होते हैं, एसएसएसडी स्टेटस। तो बैकएंड में उसने किसको कॉल किया, तो अगेन पता है सर्विस कमांड ये कहता है कि अगर आपने नॉर्मल ऑप्शन लगाया क्या, स्टार्ट, तो ये टेम्पररी सर्विस को क्या करता है, इनेबल करता है। ठीक है, आपने कहा कि परमानेंट इनेबल होना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा आपका, यहाँ पे कमांड चलती है chk config, फिर आपका डेमन का नाम आता है, और फिर आपका ऑन का मीनिंग होता है कि आपने देखो बैकएंड में कौन सी कमांड चलाई उसने, तो इसी कमांड से तो आप RHEL 7 में क्या करते हो, परमानेंट सर्विस को इनेबल करते हो। और RHEL 6 में अगर ये कमांड आपको चलानी है, तो आपकी कौन सी कमांड चलती थी, chk config sssd on। अगर आपने ऑफ किया तो क्या होगा, वो परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा, और अगर स्टॉप किया तो टेम्पररी स्टॉप होगा। ठीक है, अगर आपने RHEL 7 में कमांड चलाई सिस्टम सीटीएल डिसेबल एसएसएसडी, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, परमानेंटली आपने सर्विस को डिसेबल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होता है मास्क करना किसी सर्विस को। जैसे आपने बोला कि मास्क का मीनिंग ये होता है कि सर्विस को जब तक आप अनमास्क नहीं करोगे, तब तक सर्विस को स्टार्ट भी नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे आपने बोला कि कोई एक सर्विस है मशीन में एसएसएसडी नाम की, इस वाली सर्विस को कोई, अभी आप इसका स्टेटस चेक करो, सिस्टम सीटीएल स्टेटस एसएसएसडी, इसका मीनिंग क्या हो गया, हाँ जी सर।
लोडेड में क्या आ रहा है आपका, देखो लास्ट मास्क आ रहा है ना। सर्विस को क्या करो अभी, स्टार्ट करके देखने पे होगी। सर्विस क्या है आपकी, लास्ट सर्विस को क्या करो एक बार यहाँ से, क्या बोल रहा है रीस्टार्ट करने के टाइम पे। मास्ट देखो इसके दो यूज केसेस हैं, एक तो आप स्टार्ट करने से पहले ही सर्विस को मास्क कर दो तो उसको स्टार्ट भी नहीं कर सकते आप। एक आपने बोला कि यार मेरे को क्या प्रॉब्लम है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके कोई चेंजेस कर सकता है, और उसने अगर कॉन्फ़िगरेशन को मतलब सर्विस को रीस्टार्ट किया तो मेरा सिस्टम क्या है मिसबिहेव करने भी लग जाएगा। तो आप क्या करो, सर्विस को एक बार एक्टिव करके क्या कर दो, उसका स्टेटस मास्क कर दो। तो उस केस में अनटिल अनलेस उसको आप यू मास्क नहीं करोगे, अनमास्क नहीं करोगे, तो वो चेंजेस को क्या कर सकता है, रीस्टार्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पहले रीस्टार्ट करने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा आपको, अनमास्क इसको, एसएसएसडी को, और फिर वो सर्विस को क्या कर सकता है, रीस्टार्ट। और फिर इसका आप स्टेटस चेक करोगे तो आपकी एक्टिव और लोडेड, यानी कि अनमास्क से क्या हो गया, अभी वो लोडेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सर्विस मैनेजमेंट फिनिश होता है। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा क्या, रूट का पासवर्ड ब्रेक करना। अभी तक कोई डाउट तो नहीं है ना। देखो सर्विस को दो तरीके से हम स्टॉप कर सकते हैं, टेम्पररी और परमानेंट। दो तरीके से ही सर्विस को हम स्टार्ट कर सकते हैं, टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी का मीनिंग है कि सर्विस आपने स्टॉप करी, यानी कि क्या लगाया, सिस्टम सीटीएल स्टॉप और सर्विस का नाम, ये हो गया आपका टेम्पररी। अगर आपने इसी कमांड में लगा दिया सिस्टम सीटीएल डिसेबल और सर्विस का नाम, तो ये हो गया परमानेंट। ठीक है, टेम्पररी का मीनिंग होता है उस रनिंग सेशन में आपका वो वैलिड है, नेक्स्ट रिबूट में डिपेंड करता है कि सर्विस में उस सर्विस को आपने टेम्पररी स्टॉप किया है या परमानेंट स्टॉप किया है। टेम्पररी किया है तो नेक्स्ट रिबूट पे वो अपने आप से अप आ जाएगी सर्विस, अगर परमानेंट किया है तो नेक्स्ट रिबूट पे आपकी सर्विस अप नहीं आएगी। सीधा सा मीनिंग है। तो हमेशा जब भी सर्विस को स्टार्ट करो तो उसको इनेबल जरूर करना है, परमानेंटली उसको क्या करना है, हमें स्टार्ट रखना है सर्विस को। ठीक है, ये प्रिंसिपल है कि जब भी सर्विस को स्टार्ट करो तो टेम्पररी करो पहले, और फिर क्या होगी आपकी परमानेंट विद इनेबल ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन मास्क अनमास्क। मास्क और अनमास्क का मीनिंग मैंने समझा दिया। मास्क है कि आप चाहते हैं कि सर्विस को कोई रीस्टार्ट भी ना कर पाए। ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर दो, सर्विस को मास्क कर दो। ठीक है, ये क्या हो रहा है यार, आवाज आ रही है एक बंदे की ओर से, किसकी आ रही है। रूट का पासवर्ड ब्रेक करना, ठीक है, लिनक्स का पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन है ये। तो जे अगर आप पासवर्ड रीबूट नहीं कर पाए, यानी कि पासवर्ड ब्रेक नहीं कर पाए, रीबूट नहीं, पासवर्ड ब्रेक नहीं कर पाए, तो आप मशीन में लॉगिन नहीं कर पाओगे। लॉगिन नहीं हुआ आपका तो सब ब्रेक मतलब क्या हुआ, मतलब आप भूल गए हो या? हाँ, पासवर्ड भूल गए हो और आपको मशीन का पासवर्ड ब्रेक करना है। जैसे आपने यहाँ पे रूट में आप लॉगिन कर रहे हो, सपोज करो, ठीक है, हम्म। और आपको पासवर्ड नहीं पता, आप बार बार गलत डाले जा रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे फिर, रूट का एक ही तरीका होता है कि रूट का पासवर्ड ब्रेक करना। ठीक है, तो रूट के पासवर्ड ब्रेक करने के लिए आप मशीन को कहाँ पे लेके जाते हो, इमरजेंसी मोड में, या फिर विंडो में उसको बोलते हैं सेफ मोड। सेफ मोड। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेफ मोड होता है, तो उसको जाने के लिए आपको मशीन को क्या करना होता है, पहले रीबूट। मशीन को क्या करो, रीस्टार्ट करो। इसमें क्या बोलते हैं सेफ मोड को सर? इमरजेंसी मोड या फिर सिंगल यूजर मोड। तो सिंगल आपकी ये यूजर मोड। मशीन जब बूट होती है ना, तो ये दो प्रॉम्प्ट जो आते हैं ना, तो यहाँ पे अप एरो और डाउन एरो की प्रेस करो जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी। मतलब ये बूट नहीं होना चाहिए मशीन, बूटिंग से पहले ही आपको यहाँ पे स्टॉप करना है मशीन को। अच्छा। नहीं तो 3 सेकंड में ही अपने आप से बूट हो जाता है ना, 5 सेकंड में। हाँ। तो इसको रोकना, आपको एक तरीके से स्टॉप करना है, यहाँ पे रोकना है मशीन को। अप एरो डाउन एरो की प्रेस करते रहो, जल्दी जल्दी अपने आप से रुक जाती है वो मशीन यहाँ पे। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पे नीचे एक दो लाइनें लिखी आ रही हैं, प्रेस ई टू एडिट द सेलेक्टेड आइटम और सी फॉर अ कमांड प्रॉम्प्ट। तो हमें यहाँ पे प्रेस करना है क्या, ई। ठीक है, एडिट। ई प्रेस जैसे ही करोगे तो आपकी यहाँ पे आपको कर्नल वाली लाइन आएगी एक, जहाँ पे आपका कर्नल होगा। कर्नल वाली लाइन देखो ये आ गई, बीएम लाइनेज 3.1, यही कर्नल है आपका। ठीक है, इस लाइन पे आप आके आपको प्रेस करना है एंड बटन, जो कीबोर्ड में आपका एंड बटन होता है। तो जैसे ही आप प्रेस करोगे तो इस लाइन के एंड पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको लिखना है क्या, rd.break। सिंगल यूजर मोड में जाने के लिए या फिर इमरजेंसी मोड में जाने के लिए आपको टाइप करना है यहाँ पे rd.break। और rd.break लिख के मैनुअली आपको फिर कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल+X। कंट्रोल+X आप जैसे ही प्रेस करोगे आपकी मशीन अपने आप से कहां पे चली जाएगी, सिंगल यूजर मोड में। तो जब भी आपकी मशीन सिंगल यूजर मोड में होती है तो आप रीड ओनली मोड में होते हो, यानी आपका जो रूट फाइल सिस्टम होता है ना वो रीड ओनली मोड में पहुंच जाता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो उसको पहले रीड राइट करने के लिए यानी कि राइटेबल बनाने के लिए आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी, क्या, माउंट-o। रीमाउंट करो कौन से मोड में, रीड राइट मोड में, किसको, क्लियर आपका। यानी कि हमने अपने रूट फाइल सिस्टम को कहां पे माउंट कर दिया, रीड राइट मोड में /sysroot पे। क्लियर ना सबका। ओके। माउंट-o रीमाउंट करो रीड राइट मोड में अपने रूट फाइल सिस्टम को, कहां पे, /sysroot पे। और उसकी ऑनरशिप किसको दे दो, chroot sysroot। स्पेलिंग गलत लिख दी हमने। क्लियर आपका। chroot का एक तरीके से मीनिंग हो गया यहाँ पे कि /sysroot जो आपने नया माउंटिंग पॉइंट बनाया उसकी ऑनरशिप आपने रूट को दे दी। ठीक है, अब रूट का पासवर्ड चेंज करने की कमांड आपको पता ही है, passwd एंड यूजर का नेम। पासवर्ड मैंने क्या डाला यहाँ पे, 123, अगेन 123। ठीक है, पासवर्ड चेंज हो गया। लेकिन हमें क्या करना होता है, RHEL7 में जब भी हम सिस्टम के मतलब मशीन के फाइल सिस्टम में कोई चेंज करते हैं ना, फाइल सिस्टम मतलब चेंज ही तो किया है हमने, यहाँ पे पासवर्ड चेंज किया है उसका। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी की पॉलिसीज होती है ना उनको रीलेबल करने के लिए यानी कि फिर से एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे एक हिडन फाइल आपको बनानी होती है रूट पे, /. उस फाइल का नाम होगा ऑटो रीलेबल। ये फाइल का नेम फिक्स है और स्पेलिंग भी फिक्स है इसकी। रीलेबल की स्पेलिंग बहुत से लोग कर देते हैं LAVLE। तो अगर वो आपने करी तो उसको पॉलिसीज को क्या करेगा, रीड नहीं कर पाएगा। एसी लिनक्स की जो पॉलिसी होती है यहाँ पे, मैं अभी एक टॉपिक भी पढ़ाऊंगा आपको, एसी लिनक्स। वो क्या करता है, सिस्टम्स के जो फाइल्स होती हैं उनके कॉन्टेक्स्ट को क्या करता है, सिस्टम की लैंग्वेज में समझाता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं कि आपको ये फाइल बनानी है जब भी आप रूट का पासवर्ड ब्रेक कर रहे हो, ./ यानी कि /. हिडन फाइल आपको बनानी है रूट पे। और 2 बार आपको क्या करना है, एग्जिट। जैसे ही आप 2 बार एग्जिट करोगे आप मशीन से लॉग आउट हो जाओगे और मशीन अपने आप से क्या हो जाएगी, रीबूट हो जाएगी आपकी। बट सर ये तो कोई भी कर सकता है फिर ये काम तो, अगर रूट का पासवर्ड अगर जैसे मेरे को नहीं आता है, मैं किसी हाँ, किसी का तो भी फिर एक्सेस। उसके केस में हम बायोस पे पासवर्ड लगा के रखते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, बायोस पे। मतलब वो सिंगल यूजर मोड में जा ही नहीं सकता। ओके। सिंगल यूजर मोड में जाने से रोकने के लिए भी हम बायोस पे पासवर्ड लगा दो, ग्रब का पासवर्ड जो बोलते हैं हम। ग्राफ। ग्रब पे आप पासवर्ड लगा दोगे तो मशीन को रीबूट ही नहीं कर पाएगा वो। ओके। ठीक है, मशीन आपकी रीबूट होगी और अब आप नए पासवर्ड से क्या कर जाओगे, मशीन में लॉग इन कर जाओगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूं मैं, आज का चैप्टर यहीं पे क्लास फिनिश करते हैं हम।